Good morning, students. Now today we will discuss about the chapter number 2. ठीक है, चैप्टर नंबर टू नहीं, चैप्टर नंबर 3. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टडी किया. उसमें हमने स्टडी किया लॉज ऑफ मोशंस. ठीक है, मतलब न्यूटन ने जितने भी लॉ दिए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको स्टडी किया है. आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, विच इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द ग्रेविटेशन. ठीक है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड होता है. ग्रेविटेशन होती क्या है एक्चुअली में? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक हाइट में जाकर रिलीज कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, नॉट ओनली अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रेविटी. ठीक है, तो उसी केसेस को हम स्टडी करेंगे यहाँ. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. अब जितने भी हमारे प्लैनेट हैं विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. ठीक है, वो सारे के सारे जो प्लैनेट्स जो है जो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? ग्रेविटेशन की वजह से कर रहे हैं. मान लीजिए मेरे पास सन है. ठीक है, तो दैट इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. उसी तरह से यहाँ पे ऑर्बिट ऑफ द मार्स, मार्स का ऑर्बिट है. ठीक है, और अर्थ के सराउंडिंग में मून भी ऑर्बिट करता है इस तरीके से. तो ये जो सारे के सारे प्लैनेट जो है सन के अबाउट जो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में. ठीक है, दैट्स इज ऑल बिकॉज ऑफ इज ग्रेविटेशन. ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से होता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में हमारे पास जो पर्सपेक्टिव था ग्रेविटी के अबाउट, तो उसमें हम जब हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम जो आपके साइंटिस्ट होते थे उन्होंने क्या सोचा था, जो एरिस्टोटल था मेन जिसने बताया था, एरिस्टोटल ने बोला कि अर्थ इज एट द सेंटर. ठीक है, अर्थ जो है वो सेंटर में है. ऑल द प्लैनेट्स लाइक सन, मार्स, ठीक है, जुपिटर, ठीक है, दे रिवॉल्व अराउंड द सन. जबकि दैट वाज टोटली रॉन्ग. लेटर ऑन द डिस्कवरीज मेड बाय द न्यूटन्स ने कुछ एक लॉज दिए और उसने डिस्कवरीज की, एज वेल एज द गैलीलियो. ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से क्या हुआ, उन्होंने बताया कि दैट इज टोटली रॉन्ग. अर्थ इज नॉट एट द सेंटर. अर्थ जो वो सेंटर में नहीं है, जबकि सन इज एट द सेंटर एंड द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, एंड दैट वाज द वेरीफाइड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है, आज हमारी टेक्नोलॉजी ने इसको वेरीफाई भी किया हुआ है. तो सन जो है वो सेंटर में होता है, जितने भी प्लैनेट है वो उसके अबाउट रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, तो हम न्यूटन्स की अकॉर्डिंगली इसको स्टडी करेंगे. तो न्यूटन ने सबसे पहले जो लॉ दिया था अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स ग्रेविटेशन. ठीक है, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसने क्या बोला? न्यूटन ने क्या बोला फॉर द ग्रेविटेशन लॉ के लिए? उसने बोला कि अगर हमारे पास जितने भी यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, मान लो वो यूनिवर्स है मेरे पास. ठीक है, या तो हम अपने अर्थ पर ले लेते हैं, हमारे सराउंडिंग में ये बोर्ड है, मेरे सराउंडिंग में, ठीक है, दीवारें हैं, तो जितने भी पार्टिकल है वो सारे एक दूसरे को कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. मान लो ये पेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? पेन के. इंक के मॉलिक्यूल है, तो ये पेन के इंक के मॉलिक्यूल भी इस पेन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये पेन भी इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. मैं भी अट्रैक्ट हो रहा हूँ इस बोर्ड की तरफ, ये बोर्ड भी अट्रैक्ट हो रहा है मेरी तरफ. ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल है इस यूनिवर्स में, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम काइंड ऑफ द फोर्स. तो यहाँ पे इसने स्टेटमेंट क्या दी? एवरी पार्टिकल, क्या बोल रहा है न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली, एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है, चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल है या बड़े से बड़ा पार्टिकल है. ठीक है, बड़े पार्टिकल में आपके प्लैनेट आ जाते हैं, ठीक है, और एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, हर एक चीज इंक्लूड हो जाती है इसमें. तो क्या बोला जाता है? एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर पार्टिकल. ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्ट लिखना भूल गए हैं. अट्रैक्ट अदर पार्टिकल विद सम काइंड ऑफ द फोर्स. क्या बोल रहा है? हर एक पार्टिकल जो इस यूनिवर्स में है वो किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. किससे? विद सम फोर्स. ठीक है, वो फोर्स किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. ठीक है, फर्स्ट वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अरे मान लो यहाँ पे मैं दो मासेस कंसीडर कर लेता हूँ. यूनिवर्स के दो पार्टिकल मैंने मान लिए, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2. तो बोलते हैं जो दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी. ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो बोलते हैं जो दोनों फोर्स दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम काइंड ऑफ द फोर्स. तो ये फोर्स जो है वो कितनी होगी? कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो उसमें यही बताया गया है कि ठीक है, ऑन द पार्टिकल विद द फोर्स, कितनी फोर्स के साथ? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर.
जैसे मान लो अगर इनका मास 2 किलोग्राम है, इसका भी 2 किलोग्राम है, तो 2 इंटू 2 4 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट। एंड सेकंड वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की सेपरेशन मान लो कितनी है, r के बराबर है, तो इनवर्स लेकर के इसका स्क्वायर कर देना है डिस्टेंस का। इसके ऊपर बोलते हैं फोर्स जो वो डिपेंड करती है। दैट वाज एवर गिवन बाय द न्यूटन्स, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने अपनी तरफ से एक लॉ दिया था, ठीक है, विच इज ऑफ वेरीफाइड। अब देखो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखूंगा मैं। क्या बोला गया था, फोर्स एक तो पहला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, दो मासेस को मैंने कितना माना हुआ है, m1 एंड m2, ठीक है, m1 इंटू m2 माना हुआ है। दूसरा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों के इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन करके क्वांटिटी लिखी जाती है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r, और इसका स्क्वायर कर देना है। इन दो क्वांटिटीज के ऊपर आपका न्यूटन्स का लॉ जो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। मॉडिफाई करके देखो कैसे लिखूंगा मैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक इक्वेशन बनेगी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। दैट कांस्टेंट कैन बी रिटन एज k, सो नॉट k, दिस कांस्टेंट इज रिटन एज कैपिटल G लिखा जाता है। इस केस में क्या लिखा जाता है, कैपिटल G, वेयर कैपिटल G रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So that is the universal law of gravitation in the mathematical form. क्या आ गई इसकी mathematical form? F is equal to capital G m1 m2 upon r square. ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म है मेरे पास, इसको मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स निकालनी कितनी लग रही है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड और मैं खड़ा हूँ, मेरा वेट जो 60 किलोग्राम है, ये बोर्ड है एंड दिस वन इज आयरन, माई वेट इज 60 किलोग्राम, उसको मान लेते हैं 2 किलोग्राम। अब मुझे पता करना है, दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेता हूँ 1 मीटर है, मुझे पता करना है कि इन दोनों के बीच की कितनी फोर्स लग रही होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस सारी वैल्यूज को उठाना है, इसमें डाल देना है, ठीक है। m1 मेरे पास है 2 किलोग्राम, m2 मेरे पास है 60, r दोनों के बीच की सेपरेशन 1 मान ली मैंने। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है, g की वैल्यू क्या होगी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्या है ये, g की वैल्यू की आप कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे। तो g जो होता है हमारे पास, इट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड हैविंग द वैल्यू इज 6.67 into 10 raised to power -11। और साथ साथ में इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है वैल्यू, तो ये आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये हम वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जब भी आप मैथड को सॉल्व करोगे तो देखो अब मुझे इस दोनों के बीच की फोर्स निकालनी थी, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल ऐसे लिखूंगा 6.67 g की वैल्यू डाल दी इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं 60 डिवाइडेड बाय r दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 1 का स्क्वायर। अब सिंपल इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली यू विल गेट द फोर्स। आपको क्या मिल जाएगी, फोर्स मिल जाएगी इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गई बात सभी को, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये मिल जाएगा कितना 10 रेज़ टू पावर -10 न्यूटन। अप्रोक्सीमेट जो आपके पास आंसर आएगा वो इसके करीब आएगा। यानी कि इस बोर्ड और मेरे बीच में जो फोर्स लग रही है वो इतनी लग रही है 36.10 रेज़ टू पावर -10 न्यूटन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये बोर्ड मेरे को खींच रहा है और मैं इस बोर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक क्यों नहीं कर जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। देखो पावर कितनी आ रही है -10 आ रही है, बड़ी ज्यादा छोटी फोर्स है ये, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इस फोर्स का दैट इज वेरी स्मॉल। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, बड़ा ज्यादा छोटा है इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि अर्थ के ऊपर यहाँ ये मेरे पास बोर्ड है और ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज F इज इक्वल टू कितनी निकाली मैंने
36 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ये मेरे ऊपर फोर्स लग रही है। जबकि अब मैं एक दूसरे को हम अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी जो वर्क कर रही है हमारे ऊपर, दैट इज जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्रेविटी अमाउंट जो होती है विच इज द लार्जर वन इन कंपैरिजन टू दिस फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स जो होती है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द दिस फोर्स जो मेरे ऊपर हम दोनों के बीच में फोर्स लगी है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स तो हम दोनों के बीच में लगातार एक्ट हो ही रही है। बट ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी के अमाउंट की होने की वजह से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है कि हमें नीचे की तरफ खींच रही, तो हमें अर्थ के साथ इस तरह से चिपकाए रखा हुआ है इसमें, ठीक है, स्टिक करके रखा हुआ है। That's why we are not sticking to each other. हम एक दूसरे को चिपक नहीं रहे हैं, ठीक है। So that is all about the gravitation, Newton's law of gravitation. Okay, next are the important point regarding the gravitation. ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से लर्न करके रखने हैं। These are can be asked in the MCQ. MCQ में पूछे जा सकते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्या है आपके पास ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, पहले जो पॉइंट आपके पास, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो बोलते हैं अगर हम मीडियम को भी चेंज कर देते हैं तो जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लो ये जी की वैल्यू मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, एयर में ले रहा हूँ, ठीक है। कब? जब दो पार्टिकल मान लो मेरे पास कहाँ पे है, एयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में। इन दोनों के बीच की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। सेपरेशन कितनी है? दिस वन, ठीक है, m2। तो g की वैल्यू इस केस में कितनी आ रही है मेरे पास, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब बोलता है कि अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का मीडियम को अगर चेंज कर देता हूँ, मीडियम का मतलब इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज का होने का मतलब, अब मान लो इन दोनों पार्टिकल्स को मैं सेम वही सेपरेशन रखी है m1 m2, सेपरेशन दोनों के बीच में सेम रखी, लेकिन अब मैंने इनको रिप्लेस कर दिया किससे, पानी से। यानी कि अब इन दोनों के बीच का मीडियम जो किससे रिप्लेस हो गया, पानी के साथ रिप्लेस हो गया, वाटर के साथ। मैंने दोनों पार्टिकल्स को कहाँ पे रखा, वाटर के अंदर रख दिया। तब भी बोलते हैं जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी द रिमेन कांस्टेंट। जी की वैल्यू वही की वही रहेगी, ठीक है। अगर मैं दोनों पार्टिकल को फिर रिप्लेस करके अर्थ के अंदर ही मान लेता हूँ, ठीक है, अर्थ की जमीन के अंदर मान लेता हूँ, तब भी बोलते इसकी जी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तब भी जी की वैल्यू यही की यही रहेगी। दैट मीन्स जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम चेंज। अगर आप मीडियम को चेंज भी कर दोगे तब भी जी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। और अगर हम अर्थ को ही चेंज कर दें, ये अर्थ है, इसको मैं जुपिटर मान लेता हूँ, ये मेरे पास मून आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर भी जी की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रहेगी, इसके ऊपर भी सेम वही रहेगी, इसके ऊपर भी वही रहेगी। दैट मीन्स जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में अगर आप चले जाओगे तो जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, इट विल रिमेन द कांस्टेंट। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, that g's values can never be changed, it is the constant value throughout the universe। यूनिवर्स के किसी कोने में चले जाओ कांस्टेंट ही रहती है। सेकंड पॉइंट क्या ग्रेविटेशन का, इट रिप्रेजेंट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दो पार्टिकल्स को ले रहे हैं, ठीक है, ये m1 और ये m2, इसको मैं ये पार्टिकल बनवा लेता हूँ, इसको डूबा लेता हूँ, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, f फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड, इसको ऐसे लिख दिया। और ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा है इस तरीके से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है F21। तो ये कहीं हमने पढ़ा हुआ है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, दोनों फोर्सेज का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन साइन करना। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रही है और ये फोर्स इस तरफ लग रही है, दोनों आपस में अपोजिट है। तो ये एक्सप्रेशन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ का एक्सप्रेशन होता है ये F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ही रिप्रेजेंट करती है ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट आया था पॉइंट आपके पास, द ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। हमारे पास नेचर में चार तरह की फोर्सेस हैं, ठीक है। पहली हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स,
फिर आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आ जाती है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये चार तरह की फोर्सेस हमारे नेचर में अभी तक जो हमने डिस्कवर की हुई है। ठीक है, तो ये चार तरह की फोर्सेस है हमारे पास। तो बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इन चारों में से सबसे ज्यादा वीक फोर्स है ये। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, उससे कम ये होती है, उससे कम ये, और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, हमारे नेचर में चार तरह की फोर्सेज है, उन सभी में सबसे ज्यादा वीक फोर्स यही है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगी। ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव ही है। अगर मैं अर्थ के यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक बॉडी लेता हूँ, तो बॉडी हमेशा अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। अगर मैं जुपिटर ले लेता हूँ, यहाँ पे बॉडी लेता हूँ, तो बॉडी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, जुपिटर की तरफ। तो मतलब ये अट्रैक्टिव है, ये कभी भी रिपेल नहीं करती है बॉडी को, ये जबकि ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज द अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट वन इट ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने किया द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज इनवर्सली, स्क्वायर जो लिया हमने कैसे, इनवर्स रिलेशन में लिया, ऐसे आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। यानी कि इनवर्स रिलेशन में ये फॉलो करती है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर सेपरेशन ज्यादा है और ठीक है, दो मासेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी, यहाँ पे फोर्स क्या होगी, लेस होगी। दोनों के बीच की सेपरेशन ज्यादा है तो कम है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फोर्स और रिलेशन के बीच में इस तरह का इनवर्स का रिलेशन, इनका मतलब ये होता है एक क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। देखो आर ज्यादा है तो एफ क्या हो गया, कम हो गया, आर ज्यादा तो एफ क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ आर कम है तो एफ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, आर कम है तो एफ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये बॉडी को अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, सेंटर से ही लगती है ये फोर्स, बॉडी के सेंटर टुवर्ड्स दिस अर्थ सेंटर। ठीक है, अगर एक नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, नॉन सेंट्रल फोर्स जब लगती है तो वो क्या करती है, बॉडी को रोटेट करवा देती है उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, जबकि ये रोटेट नहीं करवाती है, डायरेक्ट अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स जो होती है वो रोटेट करवाती है, जबकि बॉडी को रोटेट नहीं करवाएगी। अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ तो वो तो ऐसे ही जा रही है स्ट्रेट नीचे की तरफ, घूमती हुई नहीं जाएगी। ठीक है, लार्ज रेंज फोर्स, सॉरी लॉन्ग रेंज फोर्स, अर्थ की रेंज, जो ग्रेविटी की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा लार्जर होती है। ठीक है, अर्थ की पर्टिकुलर रेंज होती है, इट इज़ अ वेरी लार्जर। ये नहीं कि अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं, अर्थ के सराउंडिंग से बाहर जा करके भी इसका रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 36,000 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा होती है, 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर देन 36,000 किलोमीटर ग्रेटर होती है, 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज होती है। ठीक है, अर्थ से भी बाहर चले जाओगे तब इसकी रेंज जो है 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज होती है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द ग्रेविटेशंस। ओके, थैंक यू ऑल।